सो हेलो वियर्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आपका प्यारा सा चैनल वर्चुअल लर्निंग पे आपका स्वागत है। और हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री को लेकर। और केमिस्ट्री में जहां तक कि अभी तक बात की जाए कि केमिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं पढ़ रहे थे। और मूल अवधारणाएं में हम लोग पढ़े थे कि अणु, यौगिक, तत्व, परमाणु, इन सब चीजों को हमने देख लिया था। पिछले लेक्चर में आपने बहुत सिंसियरिटी से पूरा लेक्चर आपने देखा होगा, तो आपने सीखा होगा कि अणु किसे कहेंगे, तत्व किसे कहेंगे, यौगिक किसे कहेंगे, परमाणु किसे कहेंगे। ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं। कुछ बच्चे जैसे कि 10th से आप 11th में आते हो, तो ये सब चीजें आपकी सीखने की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप 10th में धातु अधातु तो पढ़ लिए हो, परंतु कुछ बच्चे धातु और अधातु भी नहीं जानते हैं। तो इसके लिए क्लास 10th का जो है हमारा जो आगाज सीरीज चल रहा है वर्चुअल लर्निंग का, जो मेन प्लेटफॉर्म है वहां पे 10th का चल रहा है लेक्चर। आपको जो भी डाउट हो, जो भी चैप्टर से थोड़े बहुत डाउट भी लगे, जैसे ईसीएस पढ़ना हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना हो, कोई ऐसे धातु देखने हो, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड देखनी हो, हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट देखने हो, आप वहां जाके विजिट करिए और देखिए कि क्या कैसे पढ़ाया गया है। उससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी सी और जो हमारे प्रति जो लगाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और हम लोग एक दूसरे से साथ मिलकर काम करते हुए और अच्छा बेहतर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई जो हम पढ़ाएंगे, आपको पूरा एक एक चीज समझ में आएगा। तो इन सब चीजों के लिए आपको मेन चैनल पे विजिट कर लेना है। जो भी चीजें आपको वहां पे हर एक, जो भी यहाँ पे कुछ भी चीजें चल रही हैं, सबसे पहले वहां इन्फॉर्म की जाती हैं, तो आपको वहां पर भी कनेक्ट रहना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं आज क्या बात करने वाला हूं, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वही रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं में, और भौतिक, जैसे भौतिक गुण और रासायनिक गुण को भी समझना है। जैसे हम अगर बात करें कि रसायन विज्ञान मतलब कि टोटली रसायन पर आधारित नहीं है। टोटली आधारित किस पे है? पदार्थ पे। तो पदार्थ के दो प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज मतलब गुण। मैं एक पदार्थ हूं, मेरी भी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज एक जो मैं आपको दिख रहा हूं, ये मेरी प्रॉपर्टीज है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अच्छा, मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज आप देख पा रहे हो क्या? नहीं देख पा रहे हो ना। तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी पदार्थ है, जो भी पदार्थ है, उसकी दो गुण हैं, एक है भौतिक गुण और दूसरा है रासायनिक गुण। अगर मैं बात करूं भौतिक गुण क्या होगा, तो आप कहोगे सीधे सीधे एक लैंग्वेज में बोलना कि भौतिक गुण वो जो आप नग्न आंखों से देख सको। मतलब कि मैं अगर खड़ा हूं या कोई भी सबस्टेंस आपके इर्द गिर्द है, जो आप अपने नग्न आंखों से उसको देख पा रहे हो, उस पदार्थ का वो क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अर्थात क्या है? भौतिक गुण। तो अगर मैं बात करूं कि रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा में, तो मैंने बात करना है कि पदार्थ जो होंगे, उस पदार्थ का, कोई भी पदार्थ होगा, उसकी दो प्रॉपर्टीज होगी। एक होगी बाबू भौतिक गुण, क्या होगा? भौतिक गुण। और दूसरा होगा रासायनिक गुण। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि किसी भी पदार्थ की दो प्रॉपर्टीज होंगी। एक होगा जिसे हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा होगा बाबू केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं बात करूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप बोलोगे कि वे गुण, पदार्थ का वो गुण जो हम नग्न आंखों से देख सकें, वो उसकी क्या हो जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि हम लोग नग्न आंखों से उसे देख सकें। तो लिखना पदार्थ का वह गुण, क्या लिखोगे कि पदार्थ का वह गुण जिसे नग्न आंखों से देखा जा सके, वो पदार्थ का क्या हो जाएगा? भौतिक गुण। अब मैं बात करूं कि रासायनिक गुण क्या होगा, तो आप बोलोगे कि पदार्थ का वह गुण जिसे, पहली बात तो बोलोगे, जिसे नग्न आंखों से न देखा जा सके, तथा पदार्थ, या हम बोले कि तथा कुछ सबस्टेंस से नए उत्पाद का निर्माण हो। मतलब कि रासायनिक गुण ऐसा गुण, वह गुण जो पदार्थ का वह गुण है जिसको हम नग्न आंखों से तो नहीं देख सके, परंतु क्या कर सकते हैं कि इसमें एक चीज हमको दिखाई दे सकता है, वो ये है कि जैसे कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हो,
तो मेरे अंदर एक मैकेनिज्म चल रहा है, वो मैकेनिज्म ये है कि रासायनिक प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, मैं खाना खाया हूं, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट हो रहा है और रिएक्ट करके मुझे वो ब्रेक डाउन होके मेरी बॉडी में कुछ ऐसे सबस्टेंस है जो मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं, तो ये केमिकल्स के द्वारा हो रहा है, अर्थात कि केमिकल्स में परिवर्तन भी होते हैं। अगर मैं बात करूं कि भौतिक में परिवर्तन क्या होगा, तो हम लिखेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या लिखोगे बाबू? कि भौतिक परिवर्तन। अगर मैं बात करूं भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन के लिए मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा कि पदार्थ का संगठन जो है वही रह जाए, परिवर्तन के पश्चात पदार्थ का संगठन ना बदले, उसे क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। तो मैं यहां लिख रहा हूं पदार्थ का संगठन, पदार्थ का संगठन ना बदले, तो उस परिवर्तन को क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा मैं इधर बात करूं कि रासायनिक परिवर्तन, तो आप बोलोगे कि सर रासायनिक परिवर्तन में आप क्या लिखना चाहोगे? तो हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ जो है उसका संगठन परिवर्तित हो जाए, मतलब मैं बोलूंगा कि पदार्थ के संगठन में, कंपोजिशन में परिवर्तन हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। मतलब पदार्थ के संगठन में जब परिवर्तन हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन पदार्थ के संगठन ना बदले, मतलब परिवर्तित ना हो, तो ऐसे क्या बनाएंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे 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 मैं यहां बात करूं तो जैसे मैं कह सकता हूं बाबू कि बर्फ से, क्या बात कर रहे हैं हमें? बर्फ से जल। तो जब बर्फ से जल बनेगा, मतलब कि बर्फ से जब जल बनेगा तो कंपोजिशन क्या है बर्फ का? H2O, और जब जल में परिवर्तित होगा तब भी कंपोजिशन क्या रह जाएगा? क्या रह जाएगा? H2O, अर्थात कि संगठन नहीं बदल रहा है लेकिन भौतिक परिवर्तन हो रहा है। बर्फ कैसा था? सॉलिड, और जल कैसा हो गया? लिक्विड। मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं अगर बोलूं कि पदार्थ का संगठन ना परिवर्तित हो, अर्थात मैं कहूं कि जो भी पदार्थ बना है, अगर ये बर्फ है, एक पदार्थ है, अगर ये जिस कंपोजिशन जिससे है, अगर इसमें परिवर्तन होने के बाद भी ये कंपोजिशन, इसका जो संगठन ना परिवर्तन हो, तो वैसे को बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। तो आपने देखा कि भौतिक गुण में भौतिक परिवर्तन। अब मैं बात कर रहा हूं कि रासायनिक गुण में रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैं कह दूं कि यहां पर कि HCl है, क्या है ये? HCl अम्ल है। क्या है? अम्ल है। आपने देखा ये अम्ल है, और ये अम्ल अगर रिएक्ट करा दूं, क्या करा दूं? रिएक्ट करा दूं, तो यहां से ये अलग निकल जाएगा H2 और प्लस Cl2, दोनों गैस के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो मैं देख रहा हूं यहां पे कि इनका कंपोजिशन था HCl, क्या कंपोजिशन सेम रहा? क्या नहीं रहा। मतलब कि रासायनिक गुण वह गुण है जिसमें आपको नग्न आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देगा, परंतु रासायनिक परिवर्तन उसमें जरूर दिखाई देगा। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि जो संगठन है वो संगठन परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि मैं खाना खाया हूं और खाना खाने के बाद मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूं, तो एक अंदर मेरे मैकेनिज्म चल रही है और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही हैं, और रिएक्ट करते ही मुझे एनर्जी दे रही है। मतलब कि मैंने जो खाया, क्या वो मेरी बॉडी में सेम उसी अमाउंट में पड़ा है? क्या नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है, बार बार उसमें रिएक्शन चल रही हैं, और रिएक्शंस मतलब कि केमिकल अर्थात रासायनिक परिवर्तन वहां पे हो रहा है। और रासायनिक परिवर्तन में हमने देखा कि वहां पर जो हमारा संगठन है उस संगठन में परिवर्तन आ गया। अर्थात अगर आपसे कोई पूछेगा कि पदार्थ के दो गुण, तो पहला बोलोगे भौतिक गुण और दूसरा बेटा रासायनिक गुण। भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण वे गुण जिसको आप नग्न आंखों से देख सको, जैसे में मेरी हाइट, मेरा कलर, मेरा जो बॉडी का एक ढांचा है, सब कुछ आप जो अपनी आंखों से देख सकते हो नग्न आंखों से, उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ का भौतिक गुण। अगर मैं बोलूं कि भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, क्या? बिल्कुल होता है, भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, परंतु 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 क्या कि उसमें संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। यह ध्यान रखिएगा। जैसे आप बेहतरीन एग्जांपल बोल सकते हो कि बर्फ से जल में परिवर्तित होना। बर्फ से जल में परिवर्तित हो रहा है, भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात भौतिक परिवर्तन हो रहा है, एक ठोस से लिक्विड में जा रहा है, मतलब कि अवस्था भी परिवर्तित हो रही है, परंतु कंपोजिशन नहीं परिवर्तित हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
अब यहां देखो, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के संघटन में परिवर्तन हो जाए, अर्थात कि पदार्थ के संघटन में परिवर्तन हो, उसी को क्या बोलेंगे? रासायनिक गुण और रासायनिक परिवर्तन। दिमाग में जो भी लोचा होता है वो अंदर ही अंदर खाता है, यही कहलाता है रासायनिक गुण और रासायनिक परिवर्तन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक संयोग का नियम। अर्थात रासायनिक संयोग पढ़ना क्यों जरूरी है? तो हमने क्लास 10th में आपको पढ़ाया होगा कि अभिक्रिया कितनी प्रकार की अभिक्रिया होंगी, तो आपने पढ़ा होगा संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ये सब अभिक्रिया एक नियम पर आधारित हैं, अर्थात कि इनका एक नियम है कि इसी आधार पर ये जुड़ेंगे, मिलेंगे और नए यौगिक, नए कंपाउंड का निर्माण करेंगे। तो इसे बोलते हैं रासायनिक संयोग का नियम, और इसको दिया था एंटोन लैवोजियर ने। किसने दिया था? एंटोन लैवोजियर ने। तो क्या मैं इसे रफ करूं और लिखने वाला हूं, हेडिंग डालने वाला हूं बेटा, रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहां पे हेडिंग डालिएगा रासायनिक संयोग का नियम, रासायनिक संयोग का नियम। मैं यहां कोई ध्यान रखिएगा कि राइटिंग वगैरह पे मत जाइएगा, क्योंकि पढ़ाई में जरूरी होता है कि आपको सही समझ में आना। डजंट मीन कि सर की राइटिंग कैसी है, ठीक है। ये कुछ ऐसे बात, मतलब कि बच्चे बोलते हैं सर जी की राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, तो देखो ये समझ में आना चाहिए। रासायनिक संयोग का नियम हम पढ़ रहे हैं, और रासायनिक संयोग के नियम को अगर मैं बोलूं तो मैं सबसे पहले बोला कि एंटोन, कौन? एंटोन लैवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? एंटोन लैवोजियर ने। तो इस नियम को दिया था एंटोन लैवोजियर ने, और बोला था रासायनिक, जो भी रासायनिक अभिक्रिया अर्थात लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो भी होंगी, वो एक निर्धारित पर, मतलब कि डिपेंड होंगी। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे अपने मन से चल जाएं, उस पे एक लॉ होगा, और उस लॉ के अकॉर्डिंग ही कोई भी रासायनिक क्रिया आगे प्रोसीड करेगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहीं पर जब रासायनिक संयोग का नियम दिया जा रहा था, तो उसमें श्रेणी क्रमबद्ध तरीके से पहले नियम को दिया गया, और उस नियम को दिया गया था द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या बोला गया बेटा? द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लिख दूं क्या? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे बाबू द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रस्तावित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था एंटोन लैवोजियर। क्या नाम था बेटा? एंटोन लैवोजियर। प्रस्तावित या बोला जाए सुझाव, इस नियम को सुझाव देने वाला वैज्ञानिक कौन था? सुझाव किसने दिया? सुझाव दिया एंटोन लैवोजियर ने। किसने? लैवोजियर ने। जबकि इस नियम को प्रतिपादित, क्या बोलोगे? प्रतिपादित, मतलब कि सही में इस नियम को दिया किसने था? लेंडोल्ट। कौन बेटा? लेंडोल्ट। लेंडोल्ट ने इस नियम को दिया था। तो जब भी आप बोलोगे, कहोगे प्रतिपादित करने वाला जो वैज्ञानिक था, उसका नाम था लेंडोल्ट, जबकि सुझाव देने वाला वैज्ञानिक का नाम था, हमारे प्यारे से वैज्ञानिक है जिनको केमिस्ट्री का जनक भी बोला जाता है, और उन्हें बोलते हैं एंटोन लैवोजियर। क्या बोलते हैं? एंटोन लैवोजियर। अब यहां देखो द्रव्यमान संरक्षण। सर आप ये चीजें बता रहे हैं, पहले ये तो बताइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि, ध्यान रखिएगा, क्लास 10th में भी हमने पढ़ाया है। क्लास 10th की कहानी यह है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जितना मास पहले था, बाद में भी उतना द्रव्यमान बना रहेगा, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहेंगे। अगर मैं यहां पे बोलूं तो इन्होंने एक प्यारा सा लाइन बोला था, बोला मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि इन्होंने बोला कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित होगा,
द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसको बोला था लैंडोल्ट साहब ने, इस बात को प्रतिपादित किया था। और आगे चलकर ये मास कंजर्वेशन नियम यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन नियम में भी लागू हो गया, मतलब कि उसमें भी कन्वर्ट हुआ, अर्थात वहां पर भी पढ़ा गया कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि यहां पढ़ा गया मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लास 10th की बातें रिलेट करना बेटा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में एक बात कही गई है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की। रासायनिक समीकरण को संतुलित तभी किया जा सकता है जब आपको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन आता होगा। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है कि जितना आप रिएक्टेंट लेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कि जितना आपके पास रिएक्टेंट होगा उतना ही आप प्रोडक्ट बना पाएंगे, ना ही एक्स्ट्रा ना कम, अर्थात द्रव्यमान क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। जैसे मैं बोल दूं कि यहां पे कि मैं एक कंपाउंड लेने वाला हूं और उस कंपाउंड का प्यारा सा नाम अगर लूं तो मैं कह रहा हूं कि 2 मोल HCl मैं ले रहा हूं। अब इसका ब्रेकडाउन करा दे तो ब्रेकडाउन कराऊंगा तो हो जाएगा H2 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2 प्लस Cl2 में। मतलब कि देखो यहां पे कि 2 हाइड्रोजन था, 2 क्लोरीन था, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, मतलब कि क्या हुआ, द्रव्यमान यहां पर संरक्षित रहा, कोई दिक्कत। अगर मैं कहूं कि इसी का एक और एग्जाम्पल लेके देखूं तो एग्जाम्पल ये है कि कार्बन का दहन जब होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना मास कंजर्वेशन नियम के पर ही आधारित है। अर्थात जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होंगी, जितनी भी हम आगे रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे या समीकरण को देखेंगे, जिनका भी संयोग होगा, संयोग के नियम हैं और नियम नंबर 1 है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात कि जितना मेरे पास रिएक्टेंट में है, ध्यान रखना बेटा, जितना मेरे पास रिएक्टेंट में है उतना ही मेरे पास मुझे प्रोडक्ट में मिला। अर्थात मास क्या रही यहां पे, मास कंजर्व रहा। मास क्या रहा बेटा, मास कंजर्व रहा, मतलब कि द्रव्यमान क्या रही, संरक्षित रही। देखो यहां पे कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहा, कोई ऐसा परिवर्तन उसमें नहीं आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग रासायनिक संयोग का दूसरा नियम देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू बेल्जियंस।